बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच। और ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है आप सबके दैनिक जीवन से संबंधित। जैसा कि हम लोग सभी लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है उसका यूज करते हैं। और उसी के ज़रिए अभी भारत सरकार ने डिजिटल जांच के तहत 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया है। तो चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ता है। और ये मामला वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार से भी जुड़ता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अभी जो है व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई है, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 25 मार्च 2025 को संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी लेन देन के सबूत मिलने के बावजूद इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ना होगा। तो अभी जो है गवर्नमेंट जो है आईटी एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित करके नया आईटी एक्ट लाना चाह रही है। और उसी को मद्देनज़र ये डिजिटल शब्द उसमें जोड़ने की बात हो रही है कि डिजिटल शब्द उसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मुद्दा बना हुआ है। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि व्हाट्सएप चैट तो इनक्रिप्टेड होते हैं, फिर भी सरकार ने इसे कैसे पढ़ा? क्या इसे आधार बनाकर सरकार सभी मैसेज पढ़ने का कानून बनाने जा रही है? क्या वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बाधित होगी, निजता का अधिकार बाधित होगा? इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वित्त मंत्री जी ने अभी फ़िलहाल में बताया संसद में कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस किए और व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किए और गूगल हिस्ट्री को उनकी लोकेशन ट्रेस की। इससे करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि इनक्रिप्टेड मैसेज यानी कोडेड मैसेज और मोबाइल फ़ोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई है। तो यहाँ पर डिकोड करने की बात की गई है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज से 90 करोड़ की क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क सामने आया है। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ रुपए के फर्जी बिल और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली है, यानी पहचान की गई है। जमीन की बिक्री से कमाए गए 150 करोड़ रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही दिखाए गए हैं। लोगों के फ़ोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता लगा जहां गैर कानूनी कैश को छिपाया गया। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिकों का पता चला। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर बात करें तो आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप चैट या इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन-देन या किसी आपराधिक मामले में जांच के दौरान आरोपी के कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का अधिकार है। इससे संबंधित सरकार के पास 3 कानून भी हैं। तो देखते हैं, आगे देखेंगे। तो कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्राइवेसी के अधिकार का हवाला देकर अपना निजी डेटा देने या अपना फ़ोन या कंप्यूटर जब्त करने से मना नहीं कर सकता। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फ़ोन जब्त करने के बाद ही पासवर्ड लेकर सारे डिटेल निकालती है। जैसा कि आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से डेटा निकाला था। तो सरकार ने शिकायत के बाद जांच की है। उसके बाद कानून से उसे जो ताकत मिली उसके तहत ही जब्त किए गए फ़ोन से डिटेल निकाले गए। सरकार किसी का पता लगाकर जासूसी नहीं कर सकती, किसी का लगातार जासूसी नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती है, सरकार ये कह रही है, क्योंकि उसे इसका अधिकार नहीं है। अभी 2019 के आसपास व्हाट्सएप व्हाट्सएप का एक्सेस जो है सरकार चाह रही थी, लेकिन उस समय सरकार ने व्हाट्सएप ने मना कर दिया था, ये कहकर कि ये निजता का मामला है और जब मैसेज को इनक्रिप्टेड रहता है यानी
मैसेज भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में ये किसी को देना सही नहीं है इसका एक्सेस। और साथ ही साथ जब कोई मामला आपराधिक मामला होगा तो उस समय जो है एक्सेस दिया जा सकता है। तो सरकार यही बोल रही है कि सरकार चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इसका अधिकार नहीं है। लोगों के फ़ोन से इनक्रिप्टेड मैसेज और डेटा निकालना और सर्विलांस के जरिए डेटा हासिल करना दो अलग बातें हैं। ठीक है, जांच एजेंसियों को किसी आरोपी के डिजिटल सर्विलांस का अधिकार है। एजेंसियां उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलांस के अधिकार के तहत ही डेटा निकालती हैं, लेकिन पेगासस जैसे किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से या किसी के फ़ोन या उसके डिजिटल उपकरणों की जासूसी करके उसका निजी डेटा निकालना गैर कानूनी है। तो यहाँ पर डिजिटल सर्विलांस का मामला आता है। इसके तहत सरकार आपके निजी डाटा को जान सकती है। सरकार के पास फिलहाल में अभी 3 प्रमुख कानूनों के तहत ये अधिकार मिले हुए हैं, जिसके तहत ये जांच कर सकती है। कौन कौन से कानून हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इस कानून की धारा 132 के तहत ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छिपाने के मामले में लाकर तोड़ने, सामान जब्त करने और फाइलों की जांच करने के अधिकार हैं। अगर जांच करने वाले ऑफिसर्स के पास किसी आरोपी के एक्सेस कोड यानी पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो वह व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऑफिसर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और उसे उसका लॉक वगैरह बाईपास करके मैसेज को देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दूसरा है। तो इस कानून में फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का भी जिक्र है। टैक्स चोरी के मामले में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। आयकर विभाग टेलीकॉम कंपनियों से लोगों की बातचीत यानी CDR का विवरण भी हासिल कर सकती है। तो ये दूसरा कानून हो गया। तीसरा है, दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे और इसमें 10 सरकारी जांच एजेंसियों जैसे ED, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, DRI, रॉ, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को डिजिटल सर्विलांस करने का भी अधिकार दिया गया था। इसके दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरण भी आते हैं। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इनकम टैक्स एक्ट में फिजिकली मौजूद बही खाते, कमाई, खर्चे और लेन देन मैनुअल रिकॉर्ड की बात की गई है, लेकिन डिजिटल की बात नहीं की गई है। इसीलिए अक्सर ये प्रश्न उठता है कि इस कानून का विवाद होता है कि प्राइवेसी का मुद्दा उठता है। लोग कोर्ट जाकर कहते हैं कि मेरे बही खाते मैंने दिखा दिए हैं, फिर भी मेरा जो है डिजिटल डेटा देखने के लिए मेरा पासवर्ड क्यों मांगा जा रहा है। यह एक प्रमुख मुद्दा बनता है। अब देखिए, इनकम टैक्स बिल में डिजिटल निगरानी से जुड़े कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। और प्रावधान क्या है? तो नए इनकम बिल यानी इनकम टैक्स बिल 2025 के आर्टिकल 247 में टैक्स चोरी के मामले में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और कंप्यूटर की जांच के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल के अनुसार एक्ट के दायरे में लोगों के ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्लाउड सर्वर, प्रॉपर्टीज को स्टोर करने वाली वेबसाइट और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफार्म वगैरह शामिल हैं। नए कानून में स्पष्टता आने से सरकार को जांच में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इनकम टैक्स बिल 2025 अभी संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास विचाराधीन है। इसमें कई संशोधन हो सकते हैं। उसके बाद बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र यानी जुलाई से अगस्त के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिल संसद से पारित होने के बाद जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो नोटिफिकेशन जारी करके नए कानून लागू किया जाएगा। तो जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि अब जो है नए बिल के तहत जो है हम इसमें डिजिटल शब्द जोड़ेंगे। पर्सनल डेटा और इक्विटी पर सरकारी निगरानी होगी। नए कानून के सक्षम इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बिना वारंट या बिना कोई जानकारी दिए लोगों के वर्चुअल डिजिटल स्पेस यानी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस
का हक मिल सकता है। राइट टू प्राइवेसी का खतरा भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी मामले में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के बतौर मान्यता दी थी। इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बनाया गया था। सरकार को लोगों के फाइनेंशियल डिटेल्स को एक्सेस करने का हक है, लेकिन आम लोगों में डर है कि उसकी पर्सनल एक्टिविटी और बातचीत भी निगरानी में आई तो यह उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। मान लीजिए आपने एक विदेश यात्रा पर खूब ढेर सारा पैसा खर्च किया और इसकी फ़ोटो फेसबुक पर डाली, तो इस सरकार उस खर्चे का हिसाब तो लगा सकती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ भी उसकी निगरानी में है तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा। तो ये मामला बनता है। राजनीतिक हित के लिए कानून के दुरुपयोग का खतरा भी बताया जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल केवल टैक्स चोरी रोकने तक सीमित न होकर के व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर सरकार का विरोध करने वालों या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई मैसेज जाएगा तो सरकार उसे पढ़ करके और उस तरीके का एक्शन ले सकती है। सामान्य नागरिकों पर कार्रवाई का डर है। जैसे शक के आधार पर किसी को भी इस निगरानी का शिकार बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट या ऑनलाइन शॉपिंग भी निगरानी के दायरे में आ सकती है। आजकल लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत समय बिताते हैं, ऐसे में एक सर्विलांस स्टेट जैसी स्थिति बन सकती है। विराज गुप्ता जो है कहते हैं कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक्सपर्ट्स कानून में ही कुछ प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पेनाल्टी और सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जितने भी कानून बने हैं क्या वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं, उनका अनुपालन सही से हो रहा है, और हो भी रहा है तो किस हद तक हो रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सरकार किस तरीके से सोशल मीडिया के दौर में अपना दायरा बढ़ा रही है और किस तरीके से जो है निजता का हनन को प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।